Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। कल के क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है, किसी ने आंसर गलत दिया है। सो हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये न्यूज़ में देखने को मिला है। तो ये किससे रिलेटेड हमें बताना है? पॉपुलेशन इशूज़ से, या फिर ओशन के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने से, या फिर मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। पॉपुलेशन इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए है। यूनाइटेड नेशन कोऑर्डिनेट कर रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम इन शॉर्ट ICPD बुलाते हैं, कायरो के अंदर। ये इजिप्ट के अंदर लोकेटेड है। ये 5 से लेकर 13 सितंबर 1994 के अंदर लॉन्च हुआ था। और इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या था? इसके अंदर एक्शन लिया गया था स्टीयरिंग करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अंदर। आप इसके लिए जो भी कन्फ्यूजन पैदा हुई है उन सबको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये किससे रिलेटेड है? कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसके ऊपर स्पेशल फोकस रखिएगा। हमारा आंसर होगा आर्टिकल 21। इसको देख लेते हैं। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने NGT का एक ऑर्डर है प्रोहिबिट करने के लिए पार्क्स का यूज़ करने के लिए सोशल, कॉमर्शियल, मैरिज या फिर अदर फंक्शंस के लिए। उसके ऊपर कहा है सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जिसके अंदर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और राम सुब्रमण्यम, इन्होंने नोट किया है कि जो पार्क्स हैं उनको परमिट नहीं करना चाहिए। एक मंथ के अंदर 10 दिन से ज़्यादा ये किसी भी हालत में, किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर उन्हें परमिशन नहीं देनी चाहिए कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो। NGT ये इस्टेब्लिश की गई थी ताकि इफ़ेक्टिव और बहुत ही जल्दी डिस्पोजल किया जा सके। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करने के लिए फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी केसेस आते हैं तो उसके अंदर ये किसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर। और ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, बिकॉज राइट मिलता है राइट टू लाइफ, जो कि इन्वायरमेंट के से डायरेक्टली रिलेट होता है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। और 2 कंट्रीज़ हैं जो हमसे पहले इसे इम्प्लीमेंट करने वाली हैं, तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ये किसका ध्यान रखती है? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इन्फोर्समेंट करने के लिए, लीगल राइट प्रोवाइड करवाने के लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि किसके साथ में इक्विप्ड है, जिसके अंदर ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हैंडल करती है। गाइड मिलती है प्रिंसिपल किसके द्वारा? जो नेचुरल जस्टिस का है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? इसके अंदर कोई भी जज अपने खुद के केस के अंदर जज नहीं बन सकता है, और एक पक्ष से ही फैसला नहीं सुनाया जाएगा, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद में फैसला किया जाएगा। ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है इस ट्रिब्यूनल का, और बाकी ये 4 जगह पे और काम करते हैं। इसकी जो सब साइट्स हैं वो कहाँ पे हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। ये नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 5 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। ये 11-12 से लेकर अब तक कोई भी डेटा उसे रिलीज़ नहीं किया गया इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो क्लियर इंडिकेशन है वो देखे जा सकते हैं कि पॉवर्टी है वो इंडिया के अंदर बढ़ रही है। इसका डेटा 2017-18 के अंदर 1 साल लेट हुआ था, उसके अंदर जिसे गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक नहीं किया गया था। इसके अंदर बताया गया था कि इसने 2021-22 के अंदर भी डेटा कंडक्ट किया है, जिसके अंदर जो कि 2022 के एंड में आपको मिल जाएगा। इंडियन इकॉनमी है वो स्लो हो रही थी। जो कोविड-19 पैंडमिक का जो आउटब्रेक हुआ था उससे 9 क्वार्टर पहले से ही NSO के जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हैं उसके अंदर बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो 45 ईयर्स की हाईएस्ट पीक पे है। मतलब कि पिछले 45 साल 2017-18 के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 45 साल में सबसे हाईयर रहा है। और इसके ऊपर बहुत हल्ला भी हुआ था, आपने सुना भी होगा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। इसके द्वारा जो डाटा कंडक्ट किया गया है वो लोखंडवाला पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और इसके अंदर बताया गया है कि 54.9% पॉवर्टी थी वो 1973 से 74 के बीच में, और ये डिक्रीज होकर 44.5% हुई 1983 से 84 के बीच में, और 36% आ गई 1993 से 1994 के बीच में, और फिर 27% रह गई 2004-05 के बीच में। यहाँ पे हमने इंक्रीज़ देखा है पॉवर्टी लाइन के अंदर 2011 से 2011-12 के अंदर, जिसके अंदर जो डेटा है NSO का वो लीक हो गया था 2017-18 का। इस लीक डेटा के अंदर रूरल कंजप्शन है वो 2012 से 18 के अंदर डिक्रीज़ हुआ था 8% से, और अर्बन कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हो गया था 2%। 2019-20 के रूरल और अर्बन एरिया दोनों के अंदर इंक्रीज़ हुई
रूरल एरिया के अंदर ये हाईएस्ट रही है क्योंकि इसके अंदर 25% से 30% तक इंक्रीज देखने को मिला। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताना है हमें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मुद्रा योजना है, इसका ये फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि इसके अंदर 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली 2021-22 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 3 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस योजना के अंदर, जो कि पिछले साल से कम है। पिछले साल रखा गया था 3.21 ट्रिलियन का टारगेट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाता है बैंक के द्वारा, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर की नई इंटरप्राइजेज हैं जो कि किस सेक्टर के अंदर आते हैं। ये सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस एक्टिविटीज़, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एलोकेट करती है एनुअल टारगेट्स, इसके अंदर सैंक्शन किए जाते हैं लोन्स। और फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए लोन की वर्थ रखी गई 3804 करोड़। इसे सैंक्शन किया गया है 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा जून 25 तक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये स्कीम है, ये एक्सटेंड करती है कोलेटरल फ्री लोन्स को। इनके द्वारा बैंक के द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा NBFCs बुलाते हैं, जिन्हें हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जिसे हम MFIs बुलाते हैं। स्मॉल और माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं और इंडिविजुअल हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं, वो इनेबल कर पाएँ सेटअप करने के लिए, एक्सपेंड कर सके अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को और जनरेट कर सकें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस पर्पज़ को रखा गया है इसके लिए। हमारा सीरोज कासिफ, ये समटाइम न्यूज़ में देखने को मिले रिसेंटली, तो ये इनके बारे में बताना है किससे रिलेटेड है। ये रनिंग से रिलेटेड है, या फिर ये माउंटेनिंग करते हैं, या फुटबॉल में हैं, या फिर ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं। इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, 19 ईयर की उम्र के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो K2 है, गॉडविन नेस्टिन बुलाते हैं हम जिसे, उसे इन्होंने क्लाइम कर लिया है, जो कि वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट पीक है। ये लाहौर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 8611 मीटर हाई पीक तक पहुंच गए हैं एक बोटल ऑक्सीजन की हेल्प से। तो इनसे पहले जो यंगेस्ट थे उनका नाम है साजिद सादपरा, जो कि सन है किसके? एक लेजेंडरी क्लाइंबर मोहम्मद अली सादपरा के, जो कि यंगेस्ट बने थे 20 साल की उम्र के अंदर, और उनसे ये 1 साल छोटे हैं, तो इस वजह से ये यंगेस्ट बन गए। कासिफ है, उन्होंने जो वर्ल्ड की 12th हाईएस्ट माउंटेन है उसको भी क्लाइम किया है, 8047 मीटर जिसकी हाइट थी, उसकी ब्रॉड पीक को। और इसके अंदर 17 ईयर्स की एज के अंदर पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर 14 हाईएस्ट पीक हैं वर्ल्ड की, जिनको 8000 या फिर 58 मीटर पीक्स बुलाया जाता है, जिसके अंदर K2 और नागा प्रभात भी इंक्लूडेड है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट्स को डीप ओशन मिशन के बारे में। इसकी नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसे हम इन शॉर्ट MOES बुलाते हैं। ये मिशन है, ये बूस्ट देगा जो हमारे एफर्ट्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया का जो वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसमें इनकरेक्ट पूछा गया तो इसमें इनकरेक्ट कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा के अंदर डीप ओशन मिशन के लिए इसके अंदर बजट रखा 4077 करोड़ का 5 साल के लिए, और इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, इस मिशन के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो 2021 के लिए उसमें फोकस दिया गया है डीप सी माइनिंग के ऊपर, और इसके जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं और अंडर वाटर व्हीकल्स हैं और जो अंडर वाटर रोबोटिक्स हैं, जो इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इंडिया को अलॉटेड है कितनी? 75,000 स्क्वायर किलोमीटर सेंट्रल और इंडियन ओशन बेसिन के अंदर, जिसे हम CIO भी बुलाते हैं, UN के द्वारा, UN इंटरनेशनल सी अथॉरिटी के द्वारा, और इसके अंदर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का। सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, उसके अंदर रिजर्व्स हैं वो मेटल्स के हैं, जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है। और अगर इसका हम 10% भी रिकवरी कर पाते हैं तो वो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है अगले 100 साल के लिए, उसके लिए हम इनफ रिसोर्सेज को इकट्ठा कर पाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार सेपियर क्लस्टर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पाया गया है कौन सी कंट्री के अंदर? तो हमारा ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये श्रीलंका के अंदर पाया गया है। इसको देख लेते हैं।
यहाँ पे आप श्रीलंका की लोकेशन देख सकते हैं। ये हमारे इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है और ये हमारे इंडिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार शेपियर क्लस्टर है, ये पाया गया है रतनपुरा श्रीलंका के अंदर। ये एक स्टोन है ब्लू कलर का और ये पाया गया है लेबरर्स के द्वारा जब वो खोदाई कर रहे थे जैम ट्रेड फॉर्म के अंदर। और रतनपुरा है वो जैम कैपिटल माना जाता है कंट्री का। और ये शेपियर क्लस्टर है, इसका वेट है 510 किलोग्राम जिसे या फिर 2.5 मिलियन कैरेट्स। वैल्यू है $100 मिलियन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हमें 2-4 मिल जाए तो हमारी कंट्री की मौज हो जाएगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है गवर्नर पार्डनिंग पावर, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 161, आर्टिकल 161, आर्टिकल 162, 163 या फिर 164। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये आर्टिकल 161 के अंदर आती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर है वो ओवर राइड कर रही है सेक्शन 433A को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर है जो स्टेट की गवर्नर है वो पार्डन कर सकते हैं प्रिजनर को 14 साल का जो उनका सेंटेंस होता है उससे पहले भी, जो कि हमारे जो हमारा CRPC का सेक्शन 433A है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है कि एटलीस्ट 14 ईयर्स की जो प्रिजन है वो ज़रूर होनी चाहिए एक व्यक्ति को। इस CRPC के सेक्शन 433A के अकॉर्डिंग मैंडेट है कि प्रिजनर्स को सेंटेंस मिली है पेमेंट किया जा सकता है उसके 14 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में ही। आर्टिकल 161 पावर कर देता है, पार्डनिंग पावर देता है गवर्नर को, और आर्टिकल 72 पावर देता है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो कहाँ तक होती हैं? वो एक इंसान की जो मृत्यु दंड है उसको भी माफ़ कर सकते हैं, जबकि गवर्नर को ये पावर नहीं होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है गोपालपुर, ये कोस्टल टाउन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, ओडिशा के अंदर, केरला के अंदर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये ओडिशा के अंदर लोकेटेड है। इंडियन नेवल शिप जिसे INS खंजर बुलाया जाता है, ये पहली इंडियन शिप है जिसे बुलाया गया है हेरिटेज कोस्टल पोर्ट गोपालपुर ओडिशा के अंदर। इसके अंदर 2 डेज़ की विजिट होगी जो कि पार्ट है आज़ादी के अमृत महोत्सव का, जिसमें हमारी जो 75th एनिवर्सरी मनाई जाएगी इंडिपेंडेंस की, उसका ये पार्ट है। गोपालपुर ये एक कोस्टल टाउन है जिसको नोटिफाइड एरिया बनाया गया है नोटिफाइड एरिया काउंसिल के द्वारा बे ऑफ बंगाल कोस्टल गंजाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि सदर्न पार्ट है ओडिशा का। एंशिएंट टाइम के अंदर गोपालपुर ने सर्व किया है एक इम्पोर्टेंट पोर्ट के रूप में सी फेयरर्स के लिए कलिंग के अंदर। इसे मंसूर कोटा से आइडेंटिफाइड किया जाता है जो कि गोपालपुर के पास में लोकेटेड है, ऋषिकुल्या रिवर के पास में। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी उसके अंदर भी इसने इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोर्ट था उस टाइम पे। सोल्जर्स थे वो यहाँ से बर्मा तक की जर्नी तय करते थे यहाँ से। फिर हमें अगली स्टेटमेंट है उसको देखना है कि इसके रेफरेंस में नेट जीरो कार्बन एमिशन के बारे में। इंडिया है वो वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेज का, किसके बाद में? US और चाइना के बाद में। नेट जीरो का क्या मतलब होता है? इसके अंदर बैलेंस कर दिया जाता है, ग्रीन हाउस गैस जितनी प्रोड्यूस होती है उतनी ही रिमूव हो जाती है एटमॉस्फेयर से, तो उसे क्या बुलाएंगे? नेट जीरो बुलाएंगे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो करेक्ट है। इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम उसने कहा है कि नेट जीरो कार्बन टारगेट्स हैं हमारे कंट्रीज़ के, वो अनाउंस किए गए हैं, वो डेंजरस डिस्ट्रक्शन है, बिकॉज प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें कट करने के लिए कार्बन एमिशन को। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो चैलेंजेस हैं टैकल करने के लिए वो हो सकते हैं सिर्फ प्लांटिंग के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर। इसके अंदर बताया गया कि 1.6 बिलियन हेक्टेयर के अंदर हमें प्लांट लगाने होंगे, नए फॉरेस्ट क्रिएट करने होंगे, जिससे हम जो वर्ल्ड के अंदर एक्सेस कार्बन एमिशन है उसको कम कर पाएंगे 2050 तक। अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, तो हमें प्रिवेंट करने के लिए इरिवर्सिबल डैमेज जो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकते हैं, उसके लिए हमें ये स्टेप उठाने ही होंगे, कलेक्टिव स्टेप लेने होंगे सबके, और ट्रैक करने होंगे, और अपना एम है सेट करना होगा, और एमिशन को 45% तक कम करना होगा 2030 तक, 2010 के लेवल्स तक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट्स को किसके रेफरेंस में? नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के बारे में बताना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इस स्कीम के अंदर जो चिल्ड्रंस हैं जिनका कौन सा एज ग्रुप है 9 से लेकर 14 ईयर्स तक का, उन्हें काम से हटाकर इस स्कीम के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर डाला जाएगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये इनकरेक्ट पूछ रहा है और दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं।
इसके बारे में देख लेते हैं। 2020-21 के अंदर 58,000 चिल्ड्रंस हैं, उनको रेस्क्यू किया गया पूरी इंडिया के अंदर से और रिहेबिलिट किया गया और मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के थ्रू। ये फिगर कहाँ से लाया गया है? जो लोकसभा है उसके अंदर बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके मिनिस्टर कौन है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताया। इस स्कीम के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ हैं वो सेटअप करेंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसकी चेयरमैनशिप में? कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की चेयरमैनशिप के अंदर, ताकि प्रोजेक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। इस स्कीम के अंदर चिल्ड्रन हैं जिनकी एज है 9 से 14 ईयर्स तक, उनको विड्रॉ किया जा रहा है। मतलब कि जो काम कर रहे हैं इस एज के अंदर उनको वहाँ से निकाल कर NCLP के जो स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके अंदर डाला जा रहा है, ताकि उनको प्रोवाइड करवा जा सके जो उनकी एजुकेशन के अंदर गैप आया उसको ब्रिज कर सकें। और इसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मिड डे मील भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी इनको मेन स्ट्रीम की जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर डालने से पहले जो चिल्ड्रंस हैं 5 से 8 साल की एज के, उनको डायरेक्टली सिस्टम के उनको डायरेक्टली फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाला जा रहा है, किसके साथ में कोऑर्डिनेट कर जो सर्व शिक्षा अभियान है हमारा उसके साथ कोऑर्डिनेट करके। और इसके अंदर डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये डेवलप किया गया है ताकि इसकी अच्छे से मॉनिटरिंग की जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, त्रिची कार्बाइन ये डेवलप की गई है किसके द्वारा? ये आप यहाँ पे वेपन देख ही सकते हैं कि ये वेपन के बारे में है। तो ये हमारे ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सो 2 ऑप्शन हैं वो तो यहाँ पे डायरेक्टली गलत हो गए हैं। अब आपको इन दोनों में से आंसर बताना है कि ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा। इसका आंसर मैं आपको कल दूंगी और आई होप आज कोई मिस्टेक नहीं करेगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।